हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है वर्ण और जाति। तो आज हम इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको समझ में आ सकें। देखिए दोस्तों, कई बार होता है कि हमें कई सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग लगती हैं, लेकिन यकीन मानो अगर आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको यकीन मानो पूरा चैप्टर जो भी है आपका, जो भी टॉपिक है आपका, वो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके लिखते हैं कि सर शुरू में समझ नहीं आता या जो नोट्स होते हैं वो समझने में दिक्कत होती है, लेकिन जब आप समझाते हैं तो सारी बातें समझ में आती हैं। तो आप सबको ही आएगा समझ में, बस आप वीडियो पूरा देखें। देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पर बात करनी है वर्ण और जाति की। काफ़ी डिटेल में हमें यहाँ पे कवर करना है इस टॉपिक को। यहाँ पे वर्ण जाति में क्या अंतर है, वर्ण व्यवस्था क्या होती है, वर्ण व्यवस्था या जाति ये जो व्यवस्था है इसका उद्भव किस तरह से हुआ, इसका भारत में किस तरह से विकास हुआ, कई सारी चीज़ों को हमें कवर करना है। लेकिन यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि वर्ण होता क्या है। हालांकि आपके सिलेबस में वर्ण व्यवस्था को लास्ट में समझाया गया था, लेकिन लास्ट में समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब सारी चीज़ें खत्म मतलब सारी चीज़ें आपको समझा दी जाए, बाद में आपको वर्ण व्यवस्था बताई जाए तो काफ़ी मुश्किल होगा शुरू में कनेक्ट कर पाना। इसलिए यहाँ पे हम पहले समझेंगे कि वर्ण व्यवस्था होती क्या है। बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक हल्की सी जानकारी देता हूँ कि वर्ण व्यवस्था क्या है। तो हम यहाँ पर अपने चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, वर्ण व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसके द्वारा भारतीय समाज को एक तरह से पूरी तरह भारतीय समाज को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था। वर्ण व्यवस्था को हम चतुर्वर्ण व्यवस्था कहते हैं। इस वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? एक है ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय और एक है वैश्य और एक है शूद्र। देखो, ये चारों वर्ण अपने क्रम के हिसाब से हैं। जैसे कि भारतीय समाज में ये वर्ण व्यवस्था शुरू से ही विद्यमान रही है। इसे हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। लेकिन जब हम बात करें कि ये क्या है, तो वर्ण व्यवस्था में हमें 4 वर्ण देखने को मिलते हैं। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। इसे आप जाति भी समझ सकते हैं। जाति तो नहीं है, लेकिन वर्ण जाति नहीं है, लेकिन अभी आप समझने के लिए इसे जाति व्यवस्था भी कह देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। अब वर्ण व्यवस्था में ये चार वर्ण थे। इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों का सबसे ऊपर का स्थान था और इस तरह उनकी स्थिति सर्वोच्च थी, समाज में सबसे ऊपर थी। इसके बाद क्षत्रियों का स्थान था और ब्राह्मणों का जो काम था वो था पूजा पाठ करना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना इत्यादि इनके काम थे। और जो क्षत्रिय थे उनका दूसरा स्थान था वर्ण व्यवस्था में और इनका मुख्य काम युद्ध करना था, राजा बनना था और लड़ाइयाँ लड़नी थी, वीरता को दिखाना था। इनका भी काम था यज्ञ वगैरह करवाना, दान देना, ये इनके सारे कार्य निश्चित किए गए थे। वर्ण व्यवस्था में तीसरा स्थान वैश्यों का था। जो ये वैश्य थे, आप इसे गलती से भी प्रोस्टिट्यूट समझने की कोशिश मत करना। ठीक है, ये वैश्य क्या है? ये वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था का एक स्थान है, ये व्यापारियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये जो वैश्य शब्द है यहाँ पर ये व्यापारियों हो गए, जो कृषि हो गए करने वाले, जो किसान हो गए, उनके लिए ये शब्द यूज़ किया गया है। अब समाज में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था, लेकिन इसे तीसरा स्थान दिया गया था। और इसके बाद आते हैं शूद्र, जिन्हें सबकी सेवा करनी थी और तीनों वर्ण इससे ऊपर थे और सबसे नीचे थे शूद्र। इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा निम्न थी। यहाँ पे एक बात बता दूँ, जो वैश्य थे उनकी स्थिति काफ़ी निम्न थी, शूद्रों की स्थिति सबसे ज़्यादा निम्न थी और शूद्रों में कई फिर हम देखते हैं अछूत वगैरह भी शामिल हो जाते हैं। तो इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय भारतीय समाज में हो गई थी। अगर वैश्यों की बात की जाए तो वैश्य के अगर हम पद को देखें तो इनका जो स्थान था वो नीचा था और इन्हें भी ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पूरा का पूरा जो भारतीय समाज था, भारत भारत का जो पूरा जो समाज था वो इन वैश्यों के ऊपर ही टिका हुआ था। कहने का मतलब है कि पूरा जो समाज था वो कैसे चलता है, आप खुद बताइए कोई राज्य कैसे चलता है? तो राज्य चलता है टैक्स के द्वारा। लेकिन टैक्स कौन देता था? टैक्स शूद्र नहीं देते थे, क्योंकि शूद्र तो सबसे निम्न थे, उनका बस काम था सेवा करना, उनके पास तो पैसा भी नहीं आता था और उनसे कोई टैक्स भी नहीं लेगा, कोई पैसा लेगा भी नहीं। तो शूद्रों की स्थिति भले ही निम्न थी, लेकिन उन्हें टैक्स नहीं देना था। अब क्षत्रिय तो खुद ही राजा थे, महाराजा थे, वो तो टैक्स वसूल करते थे और ब्राह्मणों को तो पूरी तरह टैक्स से छूट दी गई थी। बल्कि ब्राह्मणों को तो दान दिया जाता था, उल्टा उनसे लिया नहीं जाता था। अब ऐसे में जो टैक्स देने का जो एकमात्र कार्य था वो किया वैश्य लोगों ने। जो किसान थे, जो व्यापारी थे, इन्होंने
टैक्स देना शुरू किया, कर देना शुरू किया, तो पूरी व्यवस्था जो थी, पूरा का पूरा जो समाज था, वो वैश्यों के द्वारा दिए गए राजस्व से ही चल रहा था। इसलिए इनकी स्थिति महत्वपूर्ण थी। लेकिन यहाँ पर इस जो ये व्यवस्था थी, 4 वर्ण की व्यवस्था, इसमें इनकी स्थिति को थोड़ी एक नज़रअंदाज किया गया। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वैश्यों के ऊपर पूरी व्यवस्था की गई, मतलब टिकी थी, लेकिन फिर भी इनको ज़्यादा सम्मानित स्थान 4 वर्ण व्यवस्था में नहीं दिया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको थोड़ा-सा समझाया। तो यहाँ पर आपको वर्ण व्यवस्था समझ में आ गई कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। आप नॉर्मली इसे कह सकते हैं, ये भारतीय समाज की एक व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, जिसमें योद्धा थे, वैश्य, व्यापारी वगैरह और शूद्र, ये चारों थे। अब हम मेनली बात करते हैं, हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है भारत में वर्ण व्यवस्था का उद्भव। वर्ण व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, वर्ण व्यवस्था किस तरह से सामने आई, इसको लेकर अलग अलग हमारे पास, मतलब हमें कई सारे सोर्स मिलते हैं इसे समझने के लिए। कई सारे हमें सिद्धांत भी दिखाई देते हैं जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को हमें समझाते हैं। कई सारे सिद्धांतों की अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था का उद्भव यानी कि उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन इसका कैसे हुआ, आखिर कैसे वर्ण व्यवस्था सामने आई। अब इसे समझने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको वापस से एक चीज़ समझाना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पर हमें आगे की बातें समझने के लिए थोड़ा-सा हमें हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, भारत की हिस्ट्री को थोड़ा समझना पड़ेगा। मानता हूँ हिस्ट्री थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए, अभी आप न्यू बैच के स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझाया जाए। एक्चुअली आपका सब्जेक्ट आपको आपके सेमेस्टर के हिसाब से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है आपको मैं समझाऊँगा। देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ी-सी हिस्ट्री की बात करें, तो भारतीय जो हिस्ट्री है, ये भारतीय जो इतिहास रहा है, वो हम हड़प्पा संस्कृति से मानते हैं। अभी हमारे पास जो सोर्सेज़ मौजूद हैं, अभी हमारे पास जो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, उसके बिहाफ़ पर अगर कहा जाए, तो हड़प्पा सभ्यता से भारतीय इतिहास शुरू होता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मतलब ये कि हड़प्पा सभ्यता को बस हम कोई किताब वगैरह के थ्रू नहीं जानते हैं। यहाँ पर जो हमें सामान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो सभ्यता के जो अंश बचे हुए हैं, इसके द्वारा जो भी चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देती हैं और उसी से हम अंदाज़ा लगाकर सारी चीज़ें समझ रहे हैं। इसकी जो लिपि है उसको भी हम पढ़ नहीं पाए, तो क्या चीज़ कैसी थी इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसे बस हम एक सभ्यता के तौर पर पढ़ते हैं। इसीलिए अभी हम भारतीय इतिहास में आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिए, हड़प्पा की सभ्यता को आप थोड़ा-सा भूल जाइए। अब यहाँ पे आते हैं हम वैदिक काल में। अब हड़प्पा सभ्यता हमें कुछ पता नहीं है ख़ास इसके बारे में, हालाँकि बहुत पढ़ाई है वो चीज़ अलग है। अब हड़प्पा सभ्यता के बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल को अब आप समझिए ये क्या था? वैदिक काल पे आपको अब फ़ोकस करना है, वैदिक काल किस टाइम पीरियड को कहा जाता है। देखो, भारत में जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो काल था, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व का ये जो काल था, ये जो टाइम पीरियड था, इसको वैदिक काल कहा जाता है। अब वैदिक काल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है ऋग वैदिक और एक है उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल को आप देख सकते हैं 1500 से 1000 और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल, ये है। अब किसी व्यक्ति को 1500 ईसा पूर्व का मतलब नहीं पता, तो मैं बता दूं अंदाजे के लिए कि 1500 ईसा पूर्व जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब हुआ आज से 3500 साल पहले। पहले आपको 2000, जो अभी 2000 सन चल रहा है ना, तो 2000 से आपको 0 पर आना है और उल्टी गिनती शुरू करनी है, फिर आपको 1500 पे आना है। तो आप समझिए 1500 ईसा पूर्व का मतलब। इसी तरह 1000 ईसा पूर्व का मतलब 3000 साल पहले, ठीक है। 600 ईसा पूर्व का मतलब लगभग 2600 या 2600 साल पहले की बात है। तो इस टाइम पीरियड में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल रहा था। यहाँ पे आपको हिस्ट्री समझ में आ गई। अब ये वैदिक काल की हिस्ट्री कैसे शुरू होती है इसको भी थोड़ा सा समझ लो आप। यहाँ पर अभी आगे चीज़ें, ये वाली चीज़ें काम आ जाएंगी आपके लिए। देखो, ये जो भारत है, अब मैप मैंने यहाँ पर लिया नहीं है, गलती हो गई, मैप मुझे लेना चाहिए था यहाँ पर, अब गलत मैप बन रहा है। आप यहाँ पे समझिए बस, मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, ठीक है, J&K है, ये जम्मू कश्मीर है, और ये फिर पाकिस्तान शुरू हो रहा है, ये पश्चिमी जो भारत है वो शुरू हो रहा है, अफ़गानिस्तान का एरिया यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पंजाब वगैरह हैं, ठीक है, ये सिंध वगैरह का एरिया है। अब ऐसा था भारत में कि जो भारत का जो हिस्सा है, यहाँ पर जब आर्य लोग आते हैं, बाहर से आर्य लोग आते हैं, स्पेशली कई लोग कहते हैं मिडल ईस्ट से आते हैं, कई लोग कहते हैं रशिया के इधर से आते हैं,
कुछ लोग आते हैं जिन्हें हम आर्य कहते हैं, आर्य जाति के लोग, ठीक है। ये आर्य जाति के लोग प्रवेश करना शुरू करते हैं भारत में, और भारत का ये जो स्थान था पश्चिमी भारत का, वेस्टर्न भारत का, यहीं पर फिर ऋग वैदिक यानी कि वैदिक काल शुरू होता है। आप ध्यान से समझिए, भारत में पहले मतलब भारत में जो लोग रह रहे थे वो ठीक है, रह रहे थे, लेकिन जो वैदिक काल शुरू हुआ वो भारत में जो आर्य लोग आ रहे थे बाहर से, उनके द्वारा ये वैदिक काल शुरू किया गया था। ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आगे आपके लिए काम आएगी। बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन कन्फ्यूज़न को आप मत क्रिएट करो, आपको अगर रटना पड़े तो रटो। सिंपल सी बात है कि वैदिक काल आर्य लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, और आर्य कौन थे अभी आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपको पता चल गया कि आर्य लोग भारत के मूल निवासी नहीं थे। ओवर द टाइम ये बस गए यहाँ पर बाहर से आकर, ठीक है। हालांकि इस पर डिबेट भी है काफ़ी, लेकिन बस आप इतना समझिए। तो वैदिक काल आपने समझ लिया, हिस्ट्री थोड़ी सी आपने देख ली, अब आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर कि भारत में वर्ण व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। वर्ण व्यवस्था का उद्भव कब और कैसे हुआ, इस प्रश्न को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों के वर्ण व्यवस्था के उद्भव को लेकर अलग अलग विचार हैं। सर्वप्रथम परंपरागत मान्यता यह है कि विराट पुरुष के अंगों से वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का उद्भव हुआ, भुजा से क्षत्रिय का उद्भव हुआ, और जंघा से वैश्य का उद्भव हुआ, तथा पैरों से शूद्र का उद्भव हुआ। महाभारत के शांति पर्व में, महाभारत का एक चैप्टर है जिसका नाम है शांति पर्व, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। अभी मैं समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, बस आप होल्ड करें, थोड़ा सा सब्र रखें, बस थोड़ा सा होल्ड ना करें। इस प्रकार यहाँ विभिन्न अंगों से उत्पत्ति का संदर्भ उनके कार्यों से जुड़ा है। मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति से आशय अध्ययन और अध्यापन का कार्य अर्थात बोलने का कार्य से संबंधित है। यह समाज में श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। रक्षा का कार्य हाथ से होने के कारण क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजा से बताया गया है। जंघा शरीर को सहायता देने का काम करता है, इसलिए वैश्य का कार्य उत्पादन क्रिया, जो उत्पादन से संबंधित जो क्रिया है उसमें उसके द्वारा समाज को सहायता देना है। और शूद्र का स्थान पैरों के समान है, जो श्रम का कार्य करता है लेकिन उसका फल उसको नहीं मिलता। यहाँ पे आप समझिए, देखिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, इसलिए बहुत सारा मतभेद है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि आखिर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित जो विचार है, जो सबसे ज़्यादा जो फेमस कह सकते हो, जो प्रसिद्ध या जो ठीक भी, अगर हम ग्रंथों को देखें तो उस हिसाब से, सोर्स के हिसाब से ठीक भी बैठता है, जो ज़्यादातर प्रचलित है, अगर हम उसकी माने तो यहाँ पर कहा गया है कि एक विराट, ये मान्यता रही है वर्ण व्यवस्था से संबंधित कि एक विराट पुरुष था। कई बार इस विराट पुरुष को आदि पुरुष कह दिया जाता है, कई बार इसको ब्रह्मा कह दिया जाता है। अब यहाँ पर आप इसको समझिए, का ऐसी मान्यता है कि एक विराट पुरुष था, एक बड़ा सा पुरुष था, जिसके, यहाँ पे एक तरह से अध्यात्म की बात आ जा रही है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी लगता है कि एक पुरुष से कैसे हो सकता है वर्ण व्यवस्था का उत्पन्न या उद्भव। आपको उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको जो चीज़ें अभी बताई जा रही हैं आप यहाँ पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पहली मान्यता है वो ये है कि एक विराट पुरुष थे, ठीक है, उसके द्वारा, उसके जो अंग है उनके द्वारा वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुई। कैसे हुई? जो विराट पुरुष का जो मुख था, पुरुष सूक्त में जो ऋग्वेद ग्रंथ है उसमें लिखा है कि जो विराट पुरुष का जो मुख था, जो मुंह था, कई बार इसको सिर भी कह दिया जाता है, उसके द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। और फिर जो भुजा थी, उसकी जो हाथ वगैरह थे, उससे क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। जो जंघा थी, जो पैर का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जंघा, जांघ या थाई कह लो, उससे वैश्य की उत्पत्ति हुई। और जो पैर थे, सबसे निचला जो हिस्सा था, उससे शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये वाली जो चीज़ है वो काफ़ी जगह हमें मिल जाती है। एक विराट पुरुष के द्वारा वर्ण व्यवस्था के उद्भव की बात हमें कई जगह दिखाई देती है। और इसी के जो ये शरीर के जो अंग थे, इसी आधार पर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग वर्ण के व्यक्तियों को कार्य सौंपे गए। जैसे कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से हुई, ऐसे ही मान्यता है, तो मुख तो भाई सबसे ऊपर है, इसीलिए उनका जो कार्य था वो अध्ययन और अध्यापन से संबंधित था, बोलने का कार्य था उनका, और उन्हें समाज में श्रेष्ठता यानी कि सबसे ऊंचा पद दिया गया। अब रक्षा का कार्य हाथ से होता है, क्योंकि क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजा से हुई,
इसलिए क्योंकि हाथी कर सकता है हमारी रक्षा, इसलिए क्षत्रियों को, जो ये क्षत्रिय लोग थे, उनको रक्षा का कार्य सौंपा गया। इसके अलावा जो जंघा थी, जो जांग होती है मतलब थाई होती है, उसका कार्य सहायता देना है। तो उसी तरह वैश्य ने उत्पादन के कार्यों को करके मतलब टैक्स वगैरह भरकर सहायता देने का काम किया। और जो शूद्र थे उनका सबसे स्थान नीचे था, इसलिए उन्होंने सबकी सेवा की बिना किसी फल के रूप में। तो ये एक मान्यता थी, इसको हमने देख लिया। इसके अलावा एक दूसरी मान्यता है जो कि आपको समझना है, भृगु। एक भृगु, अब भृगु कौन है? भृगु एक ऋषि है, ठीक है, महर्षि हैं, प्राचीन काल के एक महर्षि हैं। इनका मानना है कि भृगु, अगर हम भृगु के आधार पर देखें तो भृगु रंग के आधार पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण का रंग श्वेत, क्षत्रिय का लोहित, वैश्य का पीत और शूद्र का असित। असित का मतलब होता है काला, लोहित का मतलब थोड़ा लोहे जैसा, मतलब थोड़ा लाल, ठीक है। वैश्य का मतलब पीला, मतलब थोड़ा पीला। और श्वेत, ब्राह्मणों को मतलब पूरी तरह श्वेत माना गया। वैज्ञानिक युग में मनुष्य के रंग के आधार पर वर्ण के उद्भव को नकारा गया है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भृगु थे, इन्होंने कहा, इनका मानना था कि जो वर्ण व्यवस्था थी, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इसकी उत्पत्ति रंग के आधार पर हुई है। जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी उत्पत्ति रंग के आधार पर हुई। इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण थे उनका रंग श्वेत था, इसलिए उन्हें, जो श्वेत व्यक्ति थे उन्हें ब्राह्मण कह दिया गया। जो लोहित व्यक्ति थे, जिनका थोड़ा मतलब लाल थोड़ा मतलब कलर था थोड़ा, तो उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो पील थे मतलब पीले थे, तो वैश्य, जो काले थे, वो शूद्र। तो नॉर्मली देखा जाए तो वैज्ञानिक युग में अगर हम आज के युग में बात करते हैं तो इस धारणा को नकारा जाता है कि रंग के आधार पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन फिर भी कई सारे सोर्स हमें मिलते हैं कि रंग के आधार पर इसकी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई थी। इसके अलावा एक और अवधारणा है जिसके आधार पर कहा जाता है किस तरह से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। वर्ण, कुछ विद्वान धर्म तथा कर्म को वर्ण व्यवस्था के उद्भव का आधार मानते हैं। समाज की 4 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। प्रथम शिक्षा, शिक्षा अर्थात पठन पाठन अध्ययन अध्यापन का कार्य ब्राह्मण को। द्वितीय शासन एवं सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित कार्य क्षत्रिय को। दोस्तों कहने का मतलब है कि कुछ विद्वान हैं, कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसका उद्भव धर्म और कर्म के आधार पर हुआ। कर्म का स्पेशली यहाँ पे जोड़ दिया गया है कि जो काम थे उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था को निश्चित कर लिया गया। जैसे कि जो पढ़ाई का जो कार्य होता है, पढ़ना पढ़ाना, मतलब स्टूडेंट का काम है पढ़ना, और इसके अलावा टीचर की ज़रूरत पड़ती है पढ़ाने के लिए। तो पठन पाठन से संबंधित जो कार्य था, और जो मतलब जो अध्यापन या जो पहले जो मतलब जो शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित जो भी कार्य थे उसको ब्राह्मणों को सौंप दिया गया। और जो सुरक्षा से संबंधित जो कार्य था, लड़ाई झगड़े से युद्ध करने से संबंधित जो कार्य था, उसको क्षत्रिय को सौंप दिया गया। इसके अलावा जो आर्थिक उत्पादन, आर्थिक उत्पादन का मतलब है खेती करना, व्यापार करना, बिजनेस करना, कुछ भी, ठीक है। आर्थिक उत्पादन व विकास का जो कार्य था वो वैश्य को सौंप दिया गया। और चतुर्थ जो था मतलब सेवा का जो कार्य था वो शूद्र को सौंप दिया गया। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ। तो कहने का मतलब है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि कई सारे काम होते हैं समाज में। जैसे कि पहला जो कार्य था वो शिक्षा से संबंधित था, दूसरा एक कार्य था कि सुरक्षा के लिए लोगों की आवश्यकता थी, तीसरा कार्य था कि व्यापार वगैरह भी तो होना चाहिए राज्य में, और चौथा कार्य था भाई कुछ लोग सेवा करने के संबंधित भी होने चाहिए। आप यहाँ पर दास भी कह सकते हैं, जैसे कि पहले दास की भी बात की जाती थी, तो सेवा करने के लिए भी लोग होने चाहिए। तो यहाँ कहा गया कुछ विद्वानों के द्वारा कि इन कार्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यहाँ पे जो नीड थी, जो ज़रूरत थी, उसको पूरा करने के लिए इस वर्ण व्यवस्था को बनाया गया काम के आधार पर। तो यहाँ पे इनका ये मानना था। इसके अलावा कुछ विद्वान हैं, कुछ लोग हैं कि गुण के आधार पर भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन कई विद्वान करते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि महाभारत के वन पर्व का, जिसमें युधिष्ठिर और जल देवता के मध्य संवाद यानी कि एक बातचीत का वर्णन किया गया है। जल देवता युधिष्ठिर से पूछते हैं कि ब्राह्मण कौन है। युधिष्ठिर बताते हैं कि जो सत्यवादी, दयालु, श्रमशील और क्षमाशील, चरित्रवान व संवेदनशील और तपस्वी हो वही ब्राह्मण है।
दोस्तों कई सारे विद्वान हैं जो मानते हैं कि गुण के आधार पर भी, गुण के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर कि आपके अंदर कौन-सी क्वालिटी है, कौन-सा अच्छा गुण है, उसके आधार पर भी कई विद्वान मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि महाभारत का एक चैप्टर है वन पर्व, जिसका नाम है वन पर्व। इस चैप्टर में युधिष्ठिर आप जानते हैं ना, महाभारत के जो पांडवों में जो सबसे बड़े जो भाई थे वो युधिष्ठिर ही थे। तो उनके बीच और जल देवता के बीच एक बातचीत दिखाई गई है इस वाले चैप्टर में। वो आपस में बातचीत कर रहे हैं जल देवता और युधिष्ठिर। तो जल देवता युधिष्ठिर क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, धर्मपरायण व्यक्ति होता है युधिष्ठिर से पूछते हैं जल देवता कि आप बताओ कि ब्राह्मण कौन है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो सत्यवादी है, मतलब सत्य का साथ दे, जो दयालु है, जो क्षमा भी कर सकता है, चरित्रवान है और वह संवेदनशील है, तपस्वी है। तो ये सारे गुण उन्होंने ब्राह्मण के बताए। फिर जल देवता एक अन्य प्रश्न पूछते हैं, यह गुण किसी शूद्र में विद्वान हो तो क्या वह ब्राह्मण होगा? और यदि किसी ब्राह्मण में यह गुण विद्वान नहीं है तो क्या वह ब्राह्मण नहीं माना जाएगा? तब युधिष्ठिर ने कहा कि गुण के आधार पर ही वर्ण निर्धारित होता है, अर्थात जन्म से सभी समान हैं, गुणों से उनके वर्णों का निर्धारण होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ गुण भी बताए गए हैं, जैसे कि ब्राह्मणों का गुण सत्वगुण, क्षत्रिय का रजोगुण। अब मैं समझाऊंगा नहीं ये क्या है। वैश्य का गुण ये, शूद्र का ये गुण है। तो यहाँ पे कुछ गुण भी बताए गए हैं, जरूरी नहीं कि आप इन्हें डिटेल में लिखें, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे एक बार फिर समझते हैं कि गुण के आधार पर भी कहा जाता है कि कई सारे विद्वान कहते हैं कि गुण के आधार पर भी वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ है। तो ऐसा इसलिए वो कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि युधिष्ठिर, क्योंकि भाई प्राचीन काल का वो सोर्स लेते हैं, वो कहते हैं भाई देखो महाभारत में युधिष्ठिर ने जल देवता के साथ बातचीत की और हम युधिष्ठिर के वाक्यों से समझ सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो भाई गुण से बनी है। क्योंकि युधिष्ठिर तो साफ साफ कह रहा है यहाँ पे एक संवाद में, एक बातचीत में, कि जो वर्ण व्यवस्था है वो गुणों से निर्धारित होती है। तो इस आधार पर कई सारे लोग कहते हैं कि गुण से वर्ण व्यवस्था बनी है। परंतु इन विचारों के विपरीत विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था के उद्भव को जन्म के आधार पर माना है। उनका तर्क है कि प्रत्येक मनुष्य का वर्ण उसके जन्म से निर्धारित होता है। माता पिता जिस वर्ण के होते हैं उसका भी वही वर्ण होगा, अर्थात ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, और ब्राह्मण के पुत्र में आवश्यक गुण ना होते हुए भी ब्राह्मण ही कहलाता है वो। युधिष्ठिर जैसे पुत्र में ब्राह्मणोचित गुण होने के बाद भी वह क्षत्रिय कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसका जो उद्भव हुआ है, उसकी जो उत्पत्ति है वो जन्म के आधार पर मानी गई है। जैसे कि यहाँ पर भी ये लोग महाभारत के युधिष्ठिर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहते हैं कि युधिष्ठिर में तो इतने गुण थे कि वो ब्राह्मण जैसा था गुणों के मामले में, तो लेकिन था तो वो क्षत्रिय ही ना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था बनी थी, कि जिसका जन्म जिस वर्ण में हुआ वो वही रहा, चाहे गुण उसमें कम हो ज़्यादा हो मतलब नहीं। आधुनिक भारत के विद्वानों ने सर्वपल्ली आधुनिक भारत के विद्वानों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गांधी, पणिक्कर और घुरिये जैसे विद्वान, ये नाम है अलग अलग, ठीक है, ये विद्वानों के नाम है। आधुनिक टाइम पर जो विद्वान थे लोग हैं, जो भारतीय, जो आधुनिक टाइम पर, आज के टाइम पर जिन्हें हम जानते हैं, जो प्रमुख जो व्यक्ति हैं, जैसे विद्वानों ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। यदि उपलब्ध साहित्यिक स्रोतों के साक्ष्य को देखा जाए तब यह ज्ञात हुआ कि वर्ण व्यवस्था के निर्धारण में कर्म व गुण की प्रधानता थी, परंतु समय उपरांत जन्म से प्राप्त गुणों को भी नकारा नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि ये जो विद्वान हैं आज के टाइम पर, ये काफ़ी, मतलब हम इन्हें काफ़ी करीबी से जानते हैं, इनके बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। ये जो विद्वान हैं आधुनिक भारत के, ये इनके द्वारा भी काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं वर्ण व्यवस्था को लेकर। तो इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताई हैं, लेकिन फिर भी ये सामान्य रूप से माना जाता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था जिसे आप नॉर्मली समझते हो, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इसमें कर्म और गुण को प्रधानता दी जाती थी। शुरू में इसमें कर्म यानी कि आपके काम को, आपके अंदर जो गुण है उस पर बल दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और फिर इसमें जन्म
के आधार पर ही सबको अपना वर्ण मिलना शुरू हो गया, कि भले ही किसी व्यक्ति में गुण ना हो, लेकिन अगर वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। भले ही किसी व्यक्ति में गुण हो तो वो वही, मतलब उसी परिवार में जिसमें उसका जन्म हुआ है, उसी परिवार के वर्ण का वो व्यक्ति माना जाएगा, चाहे उसमें गुण हो या ना हो, जैसा भी वो हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने समझ लिया काफ़ी अच्छे से कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। नॉर्मली यहाँ पे आपको सारी बातें बताई गई। एक बहुत अच्छी बात है कि आपको सारी बातें बताई गई। ये सारी बातें एक्चुअली कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, क्या क्या अलग अलग विचार हैं। अलग अलग विचार नॉर्मली कई लोगों को भी नहीं पता, तो आपको काफ़ी डिटेल में क्या पूरी तरह आपको बता दिया गया कि उस पर इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। इससे ज़्यादा है भी नहीं कुछ, तो आपको काफ़ी कुछ पता चल गया। नॉर्मली जो सबसे जो फेमस चीज़ है वो यही है कि एक विराट पुरुष था, जिसके अंगों के द्वारा अलग अलग वर्ण व्यवस्था या अलग अलग वर्णों के अलग अलग वर्ण सामने आए। तो ये वाली जो धारणा थी वो सबसे ज़्यादा फेमस है, या सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है। अब यहाँ तक आपको काफ़ी डिटेल में समझ में आ गया कि एक विराट पुरुष की मान्यता है। इसके अलावा रंग के आधार पर भी कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा कई विद्वान मानते हैं कि कर्म के आधार पर, काम के आधार पर उत्पत्ति हुई। कई लोग मानते हैं कि गुण के आधार पर, और कई लोग मानते हैं कि स्पेशली जन्म के आधार पर ही फिर ये जितनी भी चीज़ें थी वो तय की गई थी। यहाँ तक हमने सारी चीज़ें समझ ली। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली कि आखिर ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका विकास कैसे हुआ। इसके स्वरूप की बात करते हैं कि आखिर ये क्या थी, कैसे थी। हमने ये देखा कि आखिर इसका जन्म कैसे हुआ, तो ये सामने कैसे आई, इसको हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। वर्ण व्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें होंगी इस वाले टॉपिक में, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना। सामान्यतः यह ज्ञात होता है कि वर्ण व्यवस्था का विकास भारत में आर्यों के आगमन के पश्चात हुआ। साक्ष्यों से ज्ञात होता है, जो आंकड़े हैं, जो सबूत है, उससे ज्ञात होता है कि आर्यों का भारत में आगमन करीब करीब 4000 वर्ष, लगभग 3500 साल मानो, क्योंकि 1500 से ही फिर शुरू हो जाती है ना, लगभग 4000 कह दिया गया है यहाँ पे, 4000 साल पहले। लेकिन तब से लेकर आज तक वर्ण व्यवस्था विद्वान है, यद्यपि उसके स्वरूप में परिवर्तन दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था किस तरह से भारत में आई है, तो यहाँ पे देखो, आपको थोड़ी सी बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, तो यहाँ पे आपको वही समझाया जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था का विकास नॉर्मली यही माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो भारत में आर्यों के आगमन के पश्चात आया। मतलब पहले जो आर्य व्यक्ति थे जो भारत में आ रहे थे, उन्हीं के द्वारा इस विचार को लाया गया, या यूँ कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था उन्हीं के द्वारा फिर आगे चलकर स्थापित की गई भारत में। साक्ष्यों जो हमारे पास जो साक्ष्य है वो यही दिखाते हैं कि आर्यों का भारत में जो आगमन है लगभग 4000 साल पहले हुआ था। लगभग 3500 4000 आप ये मानिए, इस समय तक भारत में इनका आगमन हो रहा था। लेकिन हाँ, ये जो वर्ण व्यवस्था है वो तब से लेकर आज तक भारत में विद्यमान है, हालांकि इसके स्वरूप में परिवर्तन आया है। ये सामान्य बातें थी, आपको समझ में आ गई। ये नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, आपको समझ में आ गया। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था उन्मुक्त थी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था उन्मुक्त थी। यह जन्म या वंशानुगत निर्धारित नहीं होती थी, अपितु गुण और कर्म पर निर्धारित थी। शूद्र एवं वैश्य शब्द को सर्वप्रथम ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में देखा गया है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति या वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक रूप लचीला एवं सरल दिखाई देता है, क्योंकि वर्ण की सरलता का अनुमान इस तथ्य से लग जाता है कि सर्वोच्च स्थान पर प्रतिस्थापित होने के बावजूद ब्राह्मणों ने केवल निर्धनता को स्वीकार किया, बल्कि राजकीय भाग का त्याग किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, मेन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये समझिए आप। कहने का मतलब है कि जब हम वैदिक काल की बात करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए आपको वैदिक काल समझा दिया था। वैदिक काल के बारे में मैंने कुछ जानकारी आपको स्टार्टिंग में दी थी, इसलिए आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आपने स्टार्टिंग की जो 10 लगभग जो भी टाइम पीरियड में मैंने आपको पढ़ाया है वैदिक काल के बारे में इसी वीडियो में स्टार्टिंग में, अगर आपने वो नहीं देखा तो हो सकता है आपको यहाँ समझने में दिक्कत हो। लेकिन आपको वैदिक काल मैंने जब समझाया यहाँ पर, तो मैंने आपको वैदिक काल में काफ़ी चीज़ें समझा दी। अब आप समझिए, जो वैदिक काल था उसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा था। ये जो काल था वैदिक काल का, इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी भारत में वो उन्मुक्त थी। उन्मुक्त का मतलब समझते हैं, ये काफ़ी स्वतंत्र थी। जैसे कि आप 18th सेंचुरी में भारत को देखिए,
आप 18th सेंचुरी में भारत को देखोगे, इतनी कठोर हो गई थी वर्ण व्यवस्था, कुछ कह नहीं सकते। जो अछूत लोग थे वो आ गए थे। पहले तो शूद्र हुआ करते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था में अछूत लोगों को भी शामिल कर लिया। शामिल कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को अछूत अछूत घोषित कर दिया। तो वर्ण व्यवस्था को कितना ज़्यादा कठोर बना दिया गया था समय के साथ। लेकिन जब हम शुरुआती वर्ण व्यवस्था को देखते हैं जो वैदिक काल में शुरू हुई थी, और उस समय जब हम वर्ण व्यवस्था को देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था काफ़ी उन्मुक्त थी, काफ़ी स्वतंत्र थी। उस समय वर्ण व्यवस्था जन्म या वंश के ऊपर आधारित नहीं थी। आप ऋग्वेद में पाओगे, आप पढ़ोगे जब ऋग्वेद ऋग्वेद तो नहीं पढ़ोगे, जब आप कहीं भी ऋग्वेद से संबंधित कुछ बातें पढ़ोगे, हिंदी में पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि आपको एक उदाहरण मिलेगा। एक व्यक्ति लिखता है ऋग्वेद के अंतर्गत कि मैं एक कवि हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, लेकिन यही सब वो कहता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरी माता आटा चक्की चलाती हैं और मेरा भाई एक एक कुछ दूसरा काम करता है और मेरे पापा ये काम करते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आप पाओगे कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन उस समय वर्ण व्यवस्था जो थी वो कैसी थी? उस समय कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा था। इसका मतलब तो साफ है ना कि जो वर्ण व्यवस्था है वो काफ़ी उन्मुक्त थी, काफ़ी स्वतंत्र थी। लेकिन बाद में हमने देखा नहीं, जो क्षत्रिय हैं उनका काम सिर्फ योद्धा है, वो योद्धा का ही काम है। जो वैश्य हैं उनका काम, अगर वो किसान है तो वो किसान ही का कार्य करेंगे। जो लोहार है वो लोहे का ही काम करेंगे। लेकिन वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में काफ़ी उन्मुक्ति थी, काफ़ी स्वतंत्रता थी वर्ण व्यवस्था में। काफ़ी लचीला था ये जो सिस्टम था, ये पूरा का पूरा ये वर्ण व्यवस्था जो थी, ये वर्णाश्रम जो सिस्टम था वो काफ़ी लचीला था, काफ़ी आसान था। और इसीलिए यहाँ पे हमें तथ्य मिलते हैं कि ब्राह्मणों ने इसलिए निर्धनता को स्वीकार किया, या इन्होंने अपने आप को राजकीय पद, एक राजा का पद नहीं दिया, ताकि ये राजा को सलाह देकर एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाए जिसमें राजा के ऊपर नियंत्रण भी रहे। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ भी अच्छी लग रही है कि ब्राह्मणों ने यहाँ पर आप सोचने का नज़रिया बदलो। हम हमेशा ब्राह्मणों को गलत नज़र से देखते हैं कि भाई इन्होंने पूरी तरह वर्ण व्यवस्था की स्थापना की, लेकिन जब हम वैदिक काल में देखते हैं तो वैदिक काल में हम ये देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो लचीली थी। और यहाँ पर ऐसी भी तथ्य हमें देखने को मिलते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने आप को क्षत्रिय का स्थान नहीं दिया, मतलब अपने आप राजा बनने का, मतलब राजा का जो पद है वो धारण नहीं किया, ताकि राजा के ऊपर ये नियंत्रण रख सके, कोई एक सत्ता हो जो राजा को समझाए। जैसे कि राजा के ऊपर कोई अथॉरिटी होनी चाहिए ना, कि राजा को कंट्रोल करे। अगर राजा को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं होगी तो वो ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करेगा, दमन भी कर सकता है लोगों का। तो ये एक अच्छी नज़र से भी हम यहाँ पे देखते हैं। वैसे टोटली कहा जाए तो वैदिक काल में सब सारी चीज़ें ठीक थी, वर्ण जो व्यवस्था थी वो लचीली थी, इतना ठीक है। प्राचीन, हालाँकि दोस्तों मैंने यहाँ ब्राह्मणों के बारे में काफ़ी बातें बोली कि उन्होंने राजकीय पद हासिल नहीं किया, ताकि त्याग किया इसका, ताकि राजाओं के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। लेकिन हाँ, फिर हम ये मानते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा फिर इस व्यवस्था को और भी ज़्यादा कठोर बनाया गया। समय के साथ इस नियमों को फिर आगे कठोर भी बनाया गया। अब प्राचीन ग्रंथों के साक्ष्यों से मालूम होता है कि विश्व की अन्य सभी सभ्यताओं में सर्वोच्च स्थान पर क्षत्रिय वर्ग के द्वारा ही सर्वाधिक शासकीय उपभोग किया गया है। भारतीय वर्ण व्यवस्था में केवल ब्राह्मण ने ही त्याग वृत्ति को स्वीकार किया है। यदि ब्राह्मण अपने पास सर्वोच्च शक्ति को रखते तो उन पर किसका नियंत्रण होता, क्योंकि शासक वर्ग के मनमानी पर उतरने पर ब्राह्मण वर्ग ने उसे नियंत्रित करने का प्रयत्न किया। हालांकि उदाहरण के लिए यहाँ पे आएगा, स्वयं परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों का दमन किया गया था। इसका उदाहरण हमें मिलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही बात की जा रही है कि अगर हम दूसरे देशों की सभ्यताओं को देखें तो वहाँ पर जो राजा वगैरह का जो पद था, जो स्थान था, वो सबसे ऊंचा था। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था बनाई उसमें उन्होंने अपने आप को ऊंचा रखा, लेकिन क्षत्रियों को राजा का बनाने का दर्जा दिया। तो इस तरह उन्होंने एक राजा पर नियंत्रण रखने के लिए भी ये कार्य किया। और यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया जाता है, जो परशुराम जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने 21 बार राजाओं का दमन किया था। प्रारंभ की सादगी धीरे धीरे जटिल होने लगी। साक्ष्यों को यदि व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है तो उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण पृथकता की ओर अग्रसर हो गया था।
सभी वर्णों के लिए निर्धारित होने वाले नियमों व कानूनों ने ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों के बीच संघर्ष की भावना को जन्म दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, समय आगे चलता गया, इसमें और अधिक जटिलता आ गई। सूत्रकारों ने, जो सूत्र नहीं होते, जैसे कि ऋग्वेद वगैरह में हमें कई सारे छोटे-छोटे श्लोक देखने को मिलते हैं, उन्हें सूक्त कहा जाता है। तो सूत्र लिखने वाले उस समय जो इतिहासकार थे, उन्हें सूत्रकार कहा गया। सूत्रकारों ने इसको और अधिक ढंग से संगठित तथा व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया, परंतु वर्ण परिवर्तन अत्यंत कठिन हो गया। इसमें विवाह व खान-पान संबंधी नियमों में कठोरता आ गई, जिससे ब्राह्मण की सर्वश्रेष्ठता यानी कि ऊंचा पद स्थापित हो गया। इसमें शूद्रों को बौद्धिक व धार्मिक कार्यों से अलग कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, प्रारंभ में हम यही देखते हैं कि जो वैदिक काल वगैरह का टाइम पीरियड है, जब हम बात करते हैं इसकी, तो वर्ण व्यवस्था काफ़ी लचीली थी, ठीक था, इतना बेकार नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल, जब उत्तर वैदिक काल आना शुरू होता है, जैसे देखो वैदिक काल जो है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, वर्ण व्यवस्था ठीक थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, जो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था, जब वो शुरू होता है, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जब वो शुरू हो जाता है, तो इसी बीच वर्ण व्यवस्था थोड़ी-थोड़ी कठोर होना शुरू हो जाती है। फिर धीरे-धीरे जब वैदिक काल अपने अंत में पहुँच जाता है, जब वैदिक काल खत्म ही होने वाला होता है, तो ये वर्ण व्यवस्था कठोर होना शुरू होती है। फिर धीरे-धीरे जब उत्तर वैदिक काल के बाद का टाइम पीरियड आता है, फिर प्राचीन भारत का जो टाइम पीरियड है पूरा, ये जो समय बीतता जाता है, धीरे-धीरे समय बीतते मेडाइवल पीरियड भी आ जाता है। फिर इस समय हम क्या देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था होती है, इस समय तक पूरी तरह कठोर हो जाती है। प्राचीन भारत में उत्तर वैदिक काल के बाद ही ये कठोर हो जाती है, फिर धीरे-धीरे इस्लामिक जो आक्रमण होते हैं, उसके फलस्वरूप ये और अपने आप को कठोर कर लेती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो सादगी थी, वो धीरे-धीरे जटिल हो जाती है। प्रारंभ में, शुरुआत में जो चीज़ें साधारण हुआ करती थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा जटिल हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई। अब ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये और ज़्यादा कठोर होती चली गई। जैसे-जैसे समय बीतता गया, ये कठोर होती चली गई। और इसमें हम फिर देखते हैं कि जो ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने आप को मतलब एक सर्वश्रेष्ठता का स्थान स्थापित कर लिया उन्होंने अपना, और शूद्रों को इससे जो ये बौद्धिक और धार्मिक कार्य थे, इससे पूरी तरह अलग कर दिया गया। मतलब ये कहा गया कि जो शूद्र व्यक्ति हैं, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, या वो नहीं कर सकते, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया। उन्हें बौद्धिक बुद्धि से संबंधित कार्य वो नहीं करेंगे। कई सारे नियम बना दिए गए। अब विवाह व खान-पान से संबंधित बहुत सारे कठोर नियम आ गए समाज में। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अब बहुत ज़्यादा कठोर विवाह से संबंधित नियम बना दिए गए कि एक वर्ण के व्यक्ति एक वर्ण में ही शादी कर सकते हैं। जैसे कि जाति आ गई बहुत सारी कि जाति के अंतर्गत ही विवाह हो सकता है, उससे बाहर नहीं हो सकता। अगर उससे बाहर होता है तो वो बहिष्कार कर दिया जाएगा उन लोगों का। खान-पान से संबंधित नियम आ गए कि आप खान-पान से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसका एक जाति से दूसरी जाति में आदान-प्रदान ना हो। जैसे कि ब्राह्मण जो वैश्य हो गए, मतलब जो क्षत्रिय हो गए, उनसे उनसे भोजन वगैरह ले सकते थे, यहाँ तक कि वैश्यों से भी भोजन वगैरह ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर मतलब ये है कि कई सारे जो लोग थे या कई सारी जो जातियाँ थी, उससे ब्राह्मण जो वर्ग के जो लोग थे, वो खान-पान नहीं लेंगे, उनकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। जो क्षत्रिय थे, वो नहीं लेंगे, दूसरे का मतलब खान-पान से संबंधित चीज़ें नहीं लेंगे वो। मतलब ये है कि काफ़ी कठोर नियम आ गए अब। महाकाव्य काल कहते हैं, जो महाभारत जब लिखा जा रहा था, रामायण जब लिखी गई है, उस काल को हम महाकाव्य काल कहते हैं। लगभग ये मान के चलो, जो उत्तर वैदिक काल था, जब वो खत्म हुआ, तो उसके बाद ही हम महाकाव्य काल शुरू हो जाता है। लगभग 600 ईसा पूर्व से मान लो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, अंदाज़ा बता रहा हूँ, लगभग 200 ईसा पूर्व मान लो, 600 से 200 ईसा पूर्व आसपास मान लो, महाकाव्य का काल था। इस काल की शुरुआत में ही वर्ण ने जन्मना का रूप धारण कर लिया। उदाहरण के लिए कर्ण में क्षत्रिय योचित गुण विद्वान होने के उपरांत भी सूतपुत्र ही वो कहा जाता रहा, और एकलव्य को शूद्र ही कहा जाता रहा।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक तो वर्ण की स्थिति व्यापक रूप से इतनी जटिल हो गई कि बुद्ध व महावीर ने इसमें उत्पन्न हुई कुरीतियों का विरोध भी किया था, उनके द्वारा किया गया। आगे चलकर मनु के द्वारा, मनु वही व्यक्ति जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है, इनके द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए विस्तृत नियमों का प्रतिपादन किया गया। अब देखिए दोस्तों, वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर हो गई थी, इसका सबूत आपको मिलता है कि अब ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के ऊपर आधारित हो गई थी। पहले ये वर्ण व्यवस्था कर्म के ऊपर डिपेंड थी कि आपका काम जो है आप उसी के अकॉर्डिंग देखोगे। वैदिक काल में मुख्य रूप से आप कर्म को ही देखोगे कि कर्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था टिकी हुई थी। आपका जो काम था उसी हिसाब से आपको वर्ण में शामिल किया गया। लेकिन अब इसे कठोर बना दिया गया। अब चाहे आप काम कोई सा भी करो, चाहे आपके अंदर कोई सा भी गुण हो, लेकिन अब आप जिस वर्ग में, जिस परिवार में जन्म लोगे, उसी परिवार का वर्ण आप माने जाओगे। जैसे कि कर्ण में एक क्षत्रिय के सारे गुण मौजूद थे, लेकिन उसे सूत पुत्र यानी कि शूद्र का ही पुत्र कहा गया। और एक लव्य जो कि काफ़ी अच्छा तीर धनुष चलाता था, अर्जुन की बराबरी का ही था पूरी तरह, तो उसे शूद्र ही कहा गया। उसे शिक्षा भी नहीं दी गई थी। फिर हम आगे चलकर देखते हैं कि इस जाति व्यवस्था के विरोध के कारण ही बुद्ध और महावीर जैसे विद्वान सामने आते हैं। देखो, बुद्ध धर्म क्यों प्रचलित हुआ, महावीर का जैन धर्म क्यों आगे बढ़ रहा था। बुद्ध धर्म वैसे स्पेशली प्रचलित हुआ था उस समय, तो उस समय ऐसा क्यों है कि बुद्ध धर्म अचानक से इतना ज़्यादा फेमस हो गया था। तो दोस्तों, उसका मेन जो चीज़ है वो यही है कि वर्ण व्यवस्था, भारतीय वर्ण व्यवस्था में कमियां थी। जाहिर तौर पर वर्ण व्यवस्था खराब थी, और फिर लोग आकर्षित हुए कि भाई शूद्रों का जीवन बिताने से अच्छा है, या बेकार जीवन बिताने से अच्छा है बेकार व्यवस्था में, इससे अच्छा हम बुद्ध धर्म अपना लें। क्योंकि बुद्ध ने भी मध्य मार्ग की बात की। ये नहीं कहा बुद्ध ने कि आपको सन्यासी ही बनना पड़ेगा, आप वैसे ही बुद्ध धर्म को अपना सकते हो। तो कई सारी चीज़ें थी। तो जो बुद्ध धर्म था वो भी काफ़ी प्रसार कर रहा था भारत में। उसका एक कारण था कि वर्ण व्यवस्था में कमी थी। महावीर ने भी और बुद्ध दोनों ने ही इसकी कुरीतियों का विरोध किया। भारत में प्रवेश होने वाली विदेशी जातियों व भारतीयों के रक्त मिश्रण के आधार पर उत्पन्न होने वाली संतानों को वर्ण के आधार पर ही स्वीकृत किया गया है। तत्पश्चात नए समूहों व नई जातियों का अस्तित्व भी सामने आने लगा, और धीरे धीरे इसमें इतनी जटिलता उत्पन्न होने लग गई, यह पता लगाना कठिन हो गया कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है, किंतु जन्म के आधार पर उसने अपने वर्ण के दावे को क्यों नहीं छोड़ा। इस प्रकार वर्ण के स्थान पर जाति ने जन्म ले लिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा आपको समझाया जा रहा है। हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, यहाँ पे नोट्स वगैरह को डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। क्या हो रहा था कि ब्राह्मणों के द्वारा या समाज के द्वारा 4 वर्ण व्यवस्था तो बना दी गई थी, लेकिन अब 4 वर्ण व्यवस्था बनाने के अलावा अब कई सारे लोगों को शामिल किया जा रहा था। जैसे कि सुनार जाति हो गई, लोहार वगैरह, ये जो मतलब जातियाँ थी, ये जो जातियाँ हैं स्पेशली, ये वर्ण नहीं है, जातियाँ हैं स्पेशली। इन्हें वर्ण में हम मतलब शामिल कर लेते हैं। लेकिन अब नए-नए वर्ग आने लगे, नए-नए काम आने लगे सामने, अब उसको अपनाने लगे लोग, तो वो भी तो किसी वर्ण के संबंधित होंगे, किसी जाति के होंगे। जाति नहीं, वर्ण के से संबंधित होंगे, किसी न किसी वर्ण में तो भाई वो आएंगे ही आएंगे। अगर वो मान लो हिंदू धर्म को फॉलो करें तो किसी न किसी धर्म में तो वो आएंगे। इसके अलावा जो शिकारी समुदाय थे उस समय बहुत ज़्यादा थे, लाइक कबीले हो गए, बहुत सारे अलग अलग, बहुत सारे जंगल थे, कबीले थे, सब कुछ था उस समय। पूरी तरह भारत पर पूरी तरह ये नहीं कह सकते ना कि पूरे लोग सभ्यता के अंतर्गत आ गए हों। भले ही वर्ण व्यवस्था कैसी भी हो, लेकिन ये क्या था, ये समाज को व्यवस्थित करने के लिए था। हिंदू समाज पूरी तरह व्यवस्थित हो रहा था भारत में, तो बहुत सारे कबीले वगैरह थे, शिकारी समूह थे। फिर धीरे धीरे वो भी भारतीय व्यवस्था में शामिल हो रहे थे। वो भी जो भारत की जो हिंदूवादी ब्राह्मणवादी ये जो व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी ये जो व्यवस्था थी, इसमें शामिल हो रहे थे। तो नए नए लोग आ रहे थे इसमें। उन इतने सारे लोगों को, अलग अलग तरह के लोग थे, तो उनको वर्ण में शामिल करना मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए जाति का उद्भव हुआ, कई सारी जातियां सामने आई। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी ये है कि अब भारत पर विदेशी
आक्रमण के तहत विदेशी शासन स्थापित होने लगे। आपने शक का नाम सुना होगा, आपने कुषाण शासकों के बारे में शक सुना होगा, कुषाण शासकों के बारे में आपने सुना होगा। तो ये कौन से शासक थे? ये विदेशी शासक थे जो जिन्होंने भारतीय धर्म को, भारतीय व्यवस्था को बढ़ावा दिया। ये भारत में ही मिलकर रह गए। इन्होंने अपने आप को पूरी तरह भारतीय धर्म में परिवर्तित कर लिया। कुषाण, शक, इन्होंने भारतीय देवताओं की पूजा की, सब कुछ किया। तो ये जो कुषाण शासक वगैरह थे, ये जो विदेशी शासक थे, अब इनको भी भारतीय व्यवस्था में शामिल करना था। इसलिए वर्ण के साथ साथ अब जातीय व्यवस्था का भी उद्भव हुआ। कई सारे नए नए लोग आने लगे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत, इसलिए जाति सामने आई। उत्तर वैदिक काल के शुरुआत में समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था स्पष्टतः प्रतिष्ठित होने लग गई थी। इस काल के अंतर्गत हम पहली बार विभिन्न वर्गों के बीच मतभेदों को देखते हैं, जहां शूद्र वर्ग को इसी समय के उपरांत एक पृथक और अलग वर्ग के रूप में मान्यता मिली, जिसमें शूद्र वर्ग को तीनों वर्गों का सेवक बताया गया तथा धार्मिक क्रियाकलापों तथा अन्य क्रियाओं के लिए अयोग्य घोषित किया गया। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, स्पष्ट रूप से ये जो प्रतिष्ठा पर आधारित हुई, ये कब हुई? उत्तर वैदिक काल के अंत में ही हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के शुरुआत में समाज जो था वो 4 वर्णों में बढ़ गया। फिर धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में ही हम देखते हैं कि ये जो व्यवस्था थी वो कठोर होती गई और ये प्रतिष्ठा की व्यवस्था बन गई। जिसका पद जितना ऊंचा था, जिसका जो वर्ण था, जितना ऊंचा वर्ण था, उसकी प्रतिष्ठा समाज में उतनी ऊंची तय हो गई। और शूद्रों को फिर पूरी तरह निम्न दर्जा दे दिया गया। इन्हें पूरी तरह समाज से अलग कर दिया गया और इन्हें तीनों ही वर्गों का सेवक बताया गया और पूरी तरह इन्हें अयोग्य घोषित किया गया। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को बुलाने के लिए अलग अलग तरीके इंगित किए गए हैं। जहाँ अग्नि व बृहस्पति देवों को ब्राह्मणों का देवता इंद्र, वरुण और यम को क्षत्रियों का देवता वसु, रुद्र, विश्वदेव को वैश्यों का देवता तथा पूषण को शूद्रों का देवता कहा गया है। तो यहाँ पे सामान्य बातें हैं कि अलग अलग तरीके से बुलाने का वर्णन मिलता है हमें इनके लिए, और इनके देवताओं के बारे में भी हमें अलग अलग यहाँ पे जानकारी मिलती है कि ब्राह्मणों के ये देवता थे, शूद्रों के ये क्षत्रियों के ये देवता थे, क्षत्रियों के ये देवता थे और ये वैश्यों के देवता थे। महाब्राह्मण ने स्पष्ट किया है, ये एक व्यक्ति है महाब्राह्मण, इन्होंने स्पष्ट किया है कि शूद्र देवहीन है और यज्ञ करने के लिए योग्य नहीं है। यद्यपि वर्णों के बीच परस्पर भेदभाव की भावना का उदय प्रारंभ हो चुका था, वशिष्ठ धर्मसूत्र में शुद्ध और शमशान के समान अपवित्र कहा गया। देखो दोस्तों, जो शूद्र थे उनको अब काफ़ी निम्न दर्जा दे दिया गया, जैसे कि उन्हें अपवित्र का पूरी तरह दर्जा दिया गया। उत्तर वैदिक काल तक हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में जो व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, वैदिक काल में काफ़ी ठीक थी, लेकिन अंत में वो काफ़ी बेकार व्यवस्था बन जाती है। शूद्रों को काफ़ी निम्न स्थान दे दिया जाता है। गुप्त काल के उपरांत बाहरी आक्रमण हो रहे थे, उससे समाज में अव्यवस्था फैल गई थी, जिसके कारण वर्ण व्यवस्था को मजबूत आधार देकर प्रतिष्ठित करने की कोशिश की गई। अब बाहरी आक्रमण हो रहे थे। गुप्त काल के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे आक्रमण होते हैं। उसके कुछ 100 सालों बाद फिर इस्लामिक आक्रमण शुरू हो जाते हैं, जिसके तहत वर्ण व्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत करने पर बल दिया गया। मजबूत का मतलब कठोर किया गया कि अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय ही रहेगा, वो वैश्य नहीं बनेगा, ना वो ब्राह्मण बनेगा। तो इस व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पूरी तरह समझा कि वर्ण व्यवस्था का विकास भारत में कैसे हुआ। तो इस तरह से भारत में वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। यहाँ पे हमने कई सारी बातें की, यहाँ पे कई सारी चीज़ों को हमने समझा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैं यही कहूँगा, एक बार आप हो सके तो एक बार वीडियो को और एक बार देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली बार हम कुछ भी समझते हैं तो वो आसानी से समझ नहीं आता है। एक दो बार अगर आप ध्यान से समझोगे, देखोगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई हैं। अब हमें कई सारी बातें और भी करनी है, लेकिन उन सभी बातों को हम सेकंड लेक्चर में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया,
लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।